नमस्कार, जानने का हक आपके शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जी हां, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। ये वो कार्यक्रम है जहां सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हर एक आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार। और अपने इस कार्यक्रम में अब से हमने एक नई शुरुआत की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जानने का हक आपके शहर में के नाम से। और जानने का हक आपके शहर में देश के तमाम राज्यों में, तमाम जो शहर है वहां जा रहा है और वहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरटीआई यानी सूचना का अधिकार उस शहर में, उस राज्य में किस हद तक कामयाब है, किस हद तक उसके इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत हमने श्रीनगर से की थी और श्रीनगर के बाद हम चंडीगढ़ पहुंचे थे और चंडीगढ़ के बाद आज हम पहुंचे हैं भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। जी हां, आज हम भुवनेश्वर में हैं, उड़ीसा में हैं और भुवनेश्वर में हम ये आरटीआई से तमाम जो जुड़े मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि उड़ीसा देश का एक ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल्स जो हैं, आदिवासी, वो रहते हैं। देश में जो तमाम कुल जनजातियां हैं उनमें से 62 जनजातियां ऐसी हैं जो कि उड़ीसा में रहती हैं। और अगर उड़ीसा की कुल आबादी में देखें तो इनकी तादाद करीब 22 से 24% है। और अगर इन आदिवासियों में हम दलितों की तादाद जोड़ लें, दलित जो कि यहाँ पर करीब 11% हैं, तो कुल मिलाकर राज्य की कुल आबादी के 1/3 से ज्यादा यानी 33 से 34% आबादी जो है वो ऐसी है जो कि दलित है और ट्राइबल है। और ये आमतौर पे कहा जाता है जो दलित और ट्राइबल हैं उनके बीच में जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत के जो पहला चरण है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दलितों और आदिवासियों के बीच उड़ीसा में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार किस हद तक पहुंचा है, किस हद तक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको हम शुरुआत करें, तमाम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करें, उससे पहले एक छोटी सी हम रिपोर्ट देखते हैं। भुवनेश्वर से करीब 80 किलोमीटर दूर ढेकनाल। ढेकनाल के इन आदिवासी गांवों में रहने वाले ज्यादातर लोग उड़ीसा से बाहर देश और दुनिया में हुए बदलावों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन एक चीज जिसके बारे में इन दिनों यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून। दरअसल कुछ साल पहले ही गांव के इन लोगों ने आरटीआई का इस्तेमाल करके अपने जंगलों को कटने से बचाया। यहाँ काम कर रही महानदी कोल लिमिटेड कंपनी ने सरकार से एक करार के तहत जंगलों की कटाई शुरू की थी। करार सिर्फ 58 एकड़ का था, पर कंपनी ने जहां तहां जंगलों की कटाई शुरू कर दी। इन जंगलों पर ही गांव के लोगों की आजीविका टिकी है। इसीलिए ग्रामीणों ने पहले आरटीआई लगाकर कंपनी और सरकार के बीच हुए करार का विवरण हासिल किया और फिर आंदोलन खड़ा करके जंगलों की अवैध कटाई बंद करा दी। आरटीआई में हम देखा जे 58 हेक्टर ये रिजर्व फॉरेस्ट परमिशन लिया, किंतु रिजर्व 58 हेक्टर का बाद 300 प्लस हेक्टर लैंड अभी हम देखा। आरटीआई ओनली ये कोल माइन में नहीं है, एनआरजीए में, एजुकेशन में। उड़ीसा में 22% आदिवासी और 11% दलित आबादी रहती है। किसी भी राज्य की आबादी का ये वो हिस्सा होता है जहां तक आमतौर पर सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। साल 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना और उड़ीसा में 2006 में राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। अपने गठन के बाद आयोग ने उड़ीसा के आदिवासियों और दलितों के बीच आरटीआई कानून को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए। आयोग ने आरटीआई कानून का 8 स्थानीय आदिवासी भाषाओं में अनुवाद कराया, जिनमें संथाली, सओरा, कुई, कुवी, कोया, देसिया, सदरी और मुंडा भाषाएं शामिल हैं। इसके पीछे मकसद ये था कि आदिवासी अपने हक हासिल करने के लिए आरटीआई कानून का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद आयोग ने ग्रामीण आदिवासी इलाकों में यूएनडीपी
और केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर पूरे राज्य में 200 आरटीआई क्लिनिक खोले। इन आरटीआई क्लिनिक्स में ग्रामीणों को आरटीआई कानून के बारे में समझाया और बताया भी जाता है। साथ ही हर तरह के मामलों में आरटीआई लगाने के लिए मदद भी दी जाती है। आरटीआई क्लिनिक, आरटीआई सहायता केंद्र है वो हमारा इंटरवेंशन एरिया में और पार्टनर की सहायता में सारा उड़ीसा में हम काम कर रहे हैं। एक बेसिकली एक सहायता केंद्र है। इसके अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी उड़ीसा में कई उद्योग घरानों ने आरटीआई को आदिवासी इलाकों में प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। इनमें सबसे प्रमुख भूमिका रही टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की। इन सारे प्रयासों का नतीजा ये रहा कि आज उड़ीसा के बेहद पिछड़े कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, कंधमाल, संबलपुर, ढेंकनाल और अंगुल जैसे जिलों में आदिवासी और दलित अपने जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जमीन के पट्टे और राशन, पेंशन जैसे अधिकारों को हासिल करने के लिए भी बेधड़क आरटीआई लगा रहे हैं। कल तक जो आदिवासी जमीन और जंगल के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस संघर्ष में वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। सरकार से उनके लिए योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनका वो जो योजनाएं बनती हैं उन तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता। उस फायदे को पाने के लिए वो सूचना अधिकार कानून का प्रयोग करते और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। चाहे नारचम की बात हो, मनरेगा की बात हो या फिर इंदिरा आवास योजना की बात हो, जितने भी उड़ीसा में जो आदिवासी हैं वो खुलकर आरटीआई का प्रयोग करते हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं। उड़ीसा से मैं संतोष चौधरी। तो ये आपने हमारी रिपोर्ट देखी और आज हम उड़ीसा में भुवनेश्वर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ आरटीआई से जो तमाम जुड़े मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ सज्जन शर्मा जी हैं। सज्जन शर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ देवाशीष पटनायक जी हैं। देवाशीष पटनायक जी पूर्व विधायक हैं, महामंत्री हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ निशिकांत जी हैं। निशिकांत जी उड़ीसा के आरटीआई एक्टिविस्ट जाने माने और साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जगदानंद जी हैं। जगदानंद जी पूर्व जो यहाँ के केंद्रीय जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं और यहाँ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो उड़ीसा के आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि उड़ीसा में तमाम मुद्दों पर आरटीआई लगाते रहते हैं। तो हमने जो शुरुआत की थी, आज हम जिस बात पर आना चाहते हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पर जो आदिवासी दलित है उन तक आरटीआई कानून जो है वो पहुंचा है। इसको हम जानने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं। मैं जगदानंद जी आपसे मैं एक बार शुरुआत करना चाहूँगा जो अभी खबरों में आए, क्योंकि जब आप राज्य के सूचना आयुक्त थे तो काफ़ी कुछ प्रयास हुआ जनजातियों तक, दलितों तक आरटीआई को पहुंचाने के लिए, ऐसे दावे भी किए गए। लेकिन हाल ही में एक जो रिपोर्ट आई वो ये आई, कालाहांडी से एक रिपोर्ट है कि जो धोबा साहू नाम के एक व्यक्ति ने एक आरटीआई लगाई ग्राम पंचायत में अनाज कितना बटा ये जानने के लिए। जब उसने आरटीआई लगाई तो उससे गरीब आदमी था जिसको कि 10 रुपए की फीस भी नहीं देनी पड़ती क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे था, उससे पीआईओ ने 2000 रुपए मांगे। और उसके बाद ये जो धोबा साहू है उनका आरोप है कि जो ग्राम रोजगार सेवक है जीआरएस, उसने उनको धमकाया। पुलिस में इन्होंने रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या उड़ीसा में इस तरह से आरटीआई दलितों तक पहुंची है, ये हश्र हो रहा है दरअसल क्या? देखिए, जहाँ तक पिछड़ी इलाके में आरटीआई पहुंचने का सवाल है, ये कानून होने के बाद कई सारे प्रयास हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ है। जैसे उड़ीसा में, उड़ीसा एक पहला स्टेट है जहां आदिवासी भाषा में 8 भाषा में जो आरटीआई का जो लिटरेचर है उसको मतलब ट्रांसलेशन किया गया है और उसको बांटा भी गया है। आदिवासियों की जो उनकी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके बांटा गया और 8 भाषा में, एक भी नहीं 8 भाषा में किया है जो आदिवासी जो बोलते हैं। लेकिन उसको आगे लेने के लिए जो है आदिवासी विभाग की जो कार्यक्रम है और उसमें जो लोग आदिवासी जो समस्या में जुड़े हुए हैं उनका जो पहचान है, उनको जो जानना है वो कितना उसको पहुंचा है उनके तक और वो कैसे संभाल किया है, वो बात तो अभी जैसे आपने बताया हमें सुनने में आया है। दूसरा एक समस्या हुआ है जो तृणमूल स्तर पे जो पंचायत है और जो बाकी लोगों के साथ जो
जुड़े हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट में आरटीआई के बारे में जितना जानकारी चाहिए वो जानकारी शायद पहुंचा नहीं है, नहीं तो ये नहीं होता। हाँ, यानी आप कह रहे डिपार्टमेंट तक जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको ट्रेन नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली जो है उनको सेंसिटाइज नहीं किया गया कि किस तरह से उनको काम करना है। एक तो जानने का है, हाँ। एक तो इन्फॉर्मेशन उनको भी जरूरी है, दूसरा है उनका एक एटीट्यूड की बात भी है, उनका एक मानसिकता की बात है जी हम जो बैठे हैं यहाँ ये सूचना हम दे देंगे तो जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में पारदर्शिता आ जाएगी, कार्यक्रम में स्वच्छता आ जाएगी। कार्यक्रम में एक बार स्वच्छता आ जाता है तो फिर उत्तरदायित्वता अपने आप बन जाता है। देवाशीष जी, आप सत्ता से यहाँ पर काफी समय से दूर है कांग्रेस, लेकिन जब इस तरह के इशू आते हैं, हम देखते हैं सेंटर में, केंद्र की जब बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, कांग्रेस आरटीआई को एक बड़ा अपनी उपलब्धि बताती है। लेकिन जब हम उड़ीसा में देखते हैं कि उड़ीसा में अगर ये कानून को लागू करने में या ये कानून दलितों तक, पिछड़ों तक पहुंचे, अगर वो दिक्कतें आती है तो वहां पर उड़ीसा की कांग्रेस हम देखते हैं साइलेंट है, वो यहाँ पर एक्टिवली दिखती नहीं कि गरीबों तक, आम आदमियों तक इस कानून का फायदा पहुंचे। क्यों? देखिए, पहले तो धन्यवाद करूंगा यूपीए सरकार को कि ये इतना अहम आइन लाया और ये आइन के जरिए, वो आरटीआई का जरिए लोगों का कुछ हो सके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ओडिशा इतना गरीब है कि गरीबी सीमा रेखा का ऊपर जो सरकार बोल रही है कि हम इतना बीपीएल को एवरेज पॉवर्टी लाइन का ऊपर आया है, वो सही नहीं है। अगर कोई अप्लाई करता है आरटीआई एक्टिविज्म के ऊपर, ब्लॉक का स्तर पर अप्लाई करता है, तो वो जेई और जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं वो कुछ पैसा देके वो आदमी को सेटिंग करने के लिए चाहते हैं और सेट भी कर सकते हैं। आरटीआई भी एक टूल हुआ है कुछ लोगों को, जो लोग नीचे हैं, जिनका नियत ठीक नहीं है, ये लोग पैसा कमाने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आरटीआई के जरिए यहाँ पे लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या कुछ जगह में भी ब्लैकमेलिंग होता है। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग सरकारी स्तर से ज्यादा शुरू होता है, क्योंकि वो सिखाते हैं, सरकारी ऑफिसर जो है वो सिखाते हैं गरीब लोगों को कि आप क्यों उसमें पढ़े हो, आपको पैसा कहाँ मिलेगा, क्या होगा, आप 1000, 2000, 5000 लेके चुपचाप बैठ जाइए। ये अभी उड़ीसा मैं अभी तो सूचना अधिकार का जो है हमारा कमीशन थे जगदानंद जी, वो हैं, तो उनका सामने भी मैं बोलने के लिए चाहूंगा कि जितना लोग आरटीआई के लिए अप्लाई करते हैं, कितना लोगों को कंपनसेशन मिला। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और जरूर जगदानंद जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं निशिकांत जी, जो बात देवाशीष जी ने कही वो बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा कि कई लोग यहाँ पर और सरकारी स्तर पर कह रहे हैं कि आरटीआई का ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हम सोचते हैं कि ये गरीबों के लिए जो है एक उनका हथियार बना, उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ये सोच जो देवाशीष जी बोल रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग के लिए यूज हो रहे हैं, उसमें दो चीज़ें। पहले तो जो सोच, चाहे प्रशासन के हो या राजनेताओं के या राजनीतिक दल के हो, आपने देखा कि जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि राजनीतिक दल आरटीआई के तहत आना चाहिए, तब बवाल खड़ा हो गया और ये सारे लोग बोले कि हम आरटीआई में नहीं आना चाहते हैं। वही मानसिकता के प्रशासन में है। और मैं ये बता के रखूं कि आरटीआई में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें कोई भी सिटीजन किसी भी जो प्रशासक को ब्लैकमेल कर सकता है। इसमें तो सूचना पाने का अधिकार है। जो गरीब सूचना के लिए आता है, ये सरकारी अधिकारी क्यों बोलता है कि पैसा ले जाओ, सूचना मत लो? क्योंकि जो घोटाला है, जो कागजात है जिसमें इसका सबूत है कि भाई घोटाला हुआ है और करप्शन हुआ है, उसी को बाहर नहीं आना देना चाहते हैं। तो पहले से ये अपने अंदर था, अब जनता को शामिल करने का कोशिश है जी। तो इसमें जनता जो भागीदारी होता है मजबूरी से होता है। जैसे अपने धोबी साहू के बात बताया, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, आरटीआई एक्ट में जो कमी है, सूचना के अधिकार का जो कर्मी है उसे कोई भी सुरक्षा नहीं। और ये माफिया हो, दलाल हो, राजनेता हो, जो भी मिलजुल कर चाहते हैं कि जनता के तहत सूचना ना पहुंचे, उनका ये रहा है कि पहले तो धमकाएंगे, पहले उसके बाद पैसा देंगे, और नहीं हुआ तो आप भी देख लीजिए सारा भारत में और उड़ीसा में भी बहुत जगह पर आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला हुआ है।